अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में जो वीक 1 का लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ याद है किसी को? बिल्कुल आखिरी टाइम पे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? वेरी गुड। हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी, यस बिल्कुल, हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हों, ठीक है, तो उसमें हम हार्मोनिक्स को मतलब उसमें हार्मोनिक्स से कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, उसके लिए हार्मोनिक्स के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले या उसको रिवाइज करने से पहले मुझे ये थोड़ा-सा आप लोग बताओ, अगर किसी को याद है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या होते हैं? मतलब हम जब एक्सपोनेंशियल सिग्नल के साथ कॉम्प्लेक्स की टर्मिनोलॉजी ऐड कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? फिर वो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल से किस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं? पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट रियलाइजेबल एज द नेम सजेस्ट दे आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसका कोई रियल पार्ट होगा, उसका कोई इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक हो गया। और अब हमने जब साइन या कोसाइन को रेफर करना होगा तो हम रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में उनको रेफर करेंगे, साइन और कोसाइन सिग्नल्स को। ठीक है, और रियल एक्सपोनेंशियल की हम जब बात करते हैं तो वो आप लोगों ने उनको देखा हुआ है, या तो वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होते हैं या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये इन सिग्नल्स को हम रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स वो होते हैं विच आर नॉट रियलाइजेबल, विच आर डेवलप्ड, या क्या कहना चाहिए, मतलब उनका उनकी मौजूदगी इसलिए है, उनको उनको उनकी एग्जिस्टेंस इसलिए है कि हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स जो हम लोगों ने साइंस या कोसाइंस पे ऊपर अप्लाई करने हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स पे अप्लाई करके शो कर सकें। ठीक है, और फिर इसमें मतलब जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स साइन कोसाइन की हैं वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की भी हैं। ओके, जैसे कि मैंने कही कॉम्प्लेक्स होंगे, इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म समझ आ गई तो अब हम बात करते हैं हार्मोनिक्स की। अब जैसे कि हम लोगों ने उससे ये देखा था कि हार्मोनिक्स की डेफिनेशन के बाद के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, और जैसे जैसे किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है इंटीग्रल मल्टीपल के साथ, हम उनको सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक इस तरह से कहते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हार्मोनिक का कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में है वही कॉन्सेप्ट साइन वेव या कोसाइन वेव के लिए भी होगा। अच्छा, लेकिन जो डिस्क्रीट मतलब अब हमें इन तीन टर्म्स में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का पता है, हमें हार्मोनिक्स का पता है। अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हार्मोनिक्स के हम इस टॉपिक को ऑन द फर्स्ट प्लेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने कही थी कि जिस तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में प्रैक्टिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इसकी अगर फ्रीक्वेंसी कॉज ओमेगा नॉट टी है। ठीक हो गया। या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की बात करें तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और साइन को भी हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है। लेकिन हम बात करें अगर केथ हार्मोनिक की तो उसको हम कॉस के ओमेगा नॉट टी या फिर एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी इस तरह से लिखेंगे। तो के की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। सिर्फ शर्त ये है कि इसको इंटेग्रल होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू इस रेंज में लाई करती है जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए। लेकिन अच्छा, इसकी वजह ये है कि इसमें जो हमारे पास पीरियड है ना, फंडामेंटल पीरियड, उसके ऊपर किसी किस्म की शर्त नहीं है। वो एज लॉन्ग एज के एग्जिस्ट करता है, वो नॉन ज़ीरो है और रियल नंबर ऑफ कोर्स, कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकता, तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मिली सेकेंड से लेकर नैनो सेकेंड से लेकर इवन सेकेंड्स तक। ठीक है,
मतलब उसकी छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू हो सकती है, एज लॉन्ग एज कि वो नॉन ज़ीरो हो और रियल हो, ठीक है। चूँकि इसके टी के ऊपर शर्त नहीं है ना, तो इसके इसके हार्मोनिक्स भी इन्फिनिट हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की, तो उसमें यूँ होता है कि हम अगर हमारे पास कोई साइन सिग्नल है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और ज़ाहिर सी बात है कि ओमेगा के ऊपर भी एक शर्त है, ओमेगा को होना चाहिए एक्सप्रेसिबल इस फॉर्म में। अगर के 1 हो तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, और के की वैल्यू अगर नॉन यूनिटी हो तो इसका मतलब ये है कि हम केथ हार्मोनिक की बात कर रहे हैं। अब चूँकि इसके एन के ऊपर ये शर्त है कि इसको हमेशा मतलब इसकी वैल्यू इंटेग्रल होगी, और फिर ओवरऑल के का भी इंटेग्रल होना ज़रूरी है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन के और एन के ऊपर जब ये शर्तें हैं तो वो ओमेगा को थोड़ा स्मॉल ओमेगा को थोड़ा-सा लिमिट कर देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर हम हार्मोनिक्स को देखें, मसलन एक सिंपल एक्स ऑफ एन को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ अच्छा ये फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ कोर्स हो गया। अगर मैं केथ हार्मोनिक की बात करूँ तो उसको मैं लिखूँगी मतलब उसको लिखने का एक तरीका तो ये है। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। आपके सामने क्या लिखा नज़र आ रहा है आपको? अभी नज़र आ रही है? मतलब अभी आखिरी मतलब ये एक्सपोनेंशियल और ठीक है। अच्छा इसको यूजुअली लिखने का ये तरीका होता है, मैंने सबस्क्रिप्ट में के लिखा है, इस तरह से है, ठीक है? और इसी को फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये केथ हार्मोनिक है। हम लोगों ने उस दिन ये देखा था कि जब हम फर्स्ट हार्मोनिक से स्टार्ट करते हैं तो आखिरी हमें जो डिफरेंट मतलब डिफरेंट का मतलब ये है कि जो जिसको टाइम डोमेन में अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें वो डिफरेंट लगेगा, या इवन फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी। लेकिन अभी हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात नहीं की, अभी हम सिर्फ टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने मतलब इंक्रीज़ करती गई मैं, ठीक है? यहाँ पे आप समझ लो कि सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर फिर हम एक बीच में रैंडमली हम लोगों ने केथ हार्मोनिक देखा है, और फिर हम के की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं सच दैट के की वैल्यू अब कैपिटल एन हो चुकी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि हमें ये मतलब इट विल रिमेन 1, ठीक है? जो कि बेसिकली हमें यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है? समझ आई इस बात की? कि नहीं? आई एम नॉट श्योर कि आपके सामने वीडियो क्या अपीयर हो रही है। Okay, I'm not sure how to handle this issue. Hmm, ये तो मुझे काफ़ी श्योरिटी है। इंटरनेट की वजह से वाइट भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी श्योरिटी है कि ये वीडियो जो है ना जहाँ जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये जब अगर तो यूट्यूब पे जब आप इसको देखोगे तो ये ठीक होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि समटाइम्स अगर आप इस ये इंटरनेट का मसला है। जी। ओह! अच्छा। अच्छा, एक ये बात बताइएगा, आप में से शायद किसी ने देखा हो कि मैंने जो लेक्चर नंबर 2 था, जो जिसकी मैंने री-रिकॉर्डिंग अपलोड की थी, वो किस तरह का था? अच्छा, इन वो आपने प्रॉब्ली वो तीसरा लेक्चर था। अगर हाँ, क्योंकि उसमें एमएस टीम इन्वॉल्व नहीं था ना, ये मैंने इस स्क्रीन को डायरेक्टली रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। तो अपैरेंटली इस सॉफ्टवेयर को अगर एमएस टीम्स के बगैर यूज़ किया जाए तो
उसमें मसला नहीं आता। प्रॉब्ली टीम्स किसी ओके, हम इस इशू को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि जब आप सवाल पूछोगे नेक्स्ट टाइम तो मैं पहले बता मतलब बोल दिया करूँगी कि सवाल ये है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ना वो मुझे जहाँ से आ रही है ये इस स्पीकर से वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, ओके, चलो इस सवाल वाला मसला हम हल कर लेंगे। बाकी ये है कि आई विल ट्राई टू चेंज द सॉफ्टवेयर, लेकिन मुझे इस सॉफ्टवेयर पे कम से कम इतना ये ट्रस्ट है या ये कॉन्फिडेंस है कि ये पता नहीं उस दिन किसी ने सजेस्ट किया था कि शायद ये इस सॉफ्टवेयर की जो हुँ, हुँ, जी। हाँ, ये तो मैं इंशाल्लाह करूँगी। मैं ये इंशाल्लाह करूँगी। लेक्चर 3 में कुछ इस तरह का मसला हुआ था कि मैंने जब उसको उस दिन देखा मतलब लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो अपैरेंटली उसमें भी आवाज़ नहीं थी। तो जब मैंने अ, टीम्स से जो आप मतलब आप में से किसी ने साद और रुमान उनमें से उन दोनों ने अपलोड जो लेक्चर्स के मतलब उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी ना, जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो उसमें अपैरेंटली आवाज़ थी। तो फिर मुझे उसी लेक्चर को अपलोड करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, जिनकी जिस सॉफ्टवेयर से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं उसको अपलोड करूँ। जैसे आज इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड करूँगी। मैं अपलोडिंग ओके मैं कर लूँगी, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है ना, क्योंकि मैं इस वक़्त मतलब आईएसटी का इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ। तो अगर वो कम ज़्यादा भी हो तो अपैरेंटली मैं उसको चेंज कर नहीं सकती। अगर आपके ज़हन में कोई सॉल्यूशन आए तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मैं मुझे खुद ये बात पसंद नहीं आ रही कि जी। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे किसी ने ज़िक्र ये किया था कि मुझे किसी ने ये बताया था कि आप लोग इस तरह से मतलब हैंड रिटन लेक्चर्स और किसी सब्जेक्ट में लेते भी नहीं हो। आप स्लाइड्स के थ्रू पढ़ते हो। ठीक है। स्लाइड्स हो जाती हैं। स्लाइड्स का मसला नहीं होता, क्योंकि आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन स्लाइड्स में ये मसला नहीं आता। ओके, होती तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, येस। हुँ, हुँ। अच्छा, चलें डिस हाँ, ये मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। बाकी लेट्स सी, मैं और भी किसी से बात करती हूँ, अगर आईएसटी में कोई और इस तरह का मीडियम यूज़ कर रहा है तो मैं पूछती हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अच्छा, ओके। हमारी इतनी सारी बातों के बाद मेरा ख़्याल है कि आपके सामने स्लाइड तो पूरी मतलब ये अपीयर हो रही होगी। ये मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है? ओके। और ये ओके, अब ये एक्स सबस्क्रिप्ट कैपिटल एन, ये 1 के बराबर कैसे आया? ये बात समझ आ रही है देख के? किसी को नहीं आ रही तो ये 1 के ऊपर कैसे आया? जी, अच्छा। जी, ऐसा ही है। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये 1 के बराबर कैसे आया, ठीक है? ये आया इस तरह से है कि अगर आप एक्स्पोनेंशियल सिग्नल को आइलर आइडेंटिटी से सॉल्व करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसे कि अभी आपके क्लास वालों ने ज़िक्र भी किया कि इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे cos 2 pi n plus j sin 2 pi n. This would always be equal to 0, ठीक है? ये 2 pi और उसके मल्टीपल्स हैं, एंड दिस थिंग वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है? तो हमारे पास जो ये वाला
ये वाली जो इक्वेशन थी दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। और इसी तरह से जब मैंने x सबस्क्रिप्ट 0 को 1 n ऑफ n को 1 लिखा था, ये बात भी क्लियर है? ओके, बिकॉज हम कॉज ऑफ 0 ही कंप्यूट करते जा रहे हैं k की वैल्यू 0 होने की वजह से। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट कितने हार्मोनिक्स एग्जिस्ट किए? 1 to n या फिर टोटल नंबर ऑफ n डिफरेंट हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। n क्या चीज़ है? नहीं, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स तो मैंने आपको बताया है ना, लेकिन पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। तो अगर किसी कॉज वेव को हम लिखते हैं ओके, मेरे पास एक जो एग्जांपल सॉल्व है वो ये है। मेरे पास ये एक कोसाइन वेव है, ठीक है। अब पहले तो हमें इसकी पीरियोडिसिटी चेक करनी है और फिर हमने देखना है कि इसमें डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि इसको मैं किस तरह से लिखूं ताकि इसकी पीरियोडिसिटी चेक हो। यस, वो क्या होगी फॉर्म? 2/10 पाई। हाँ, मतलब डॉट वन अब लिखूँ ना लिखूँ, अपेरेंटली इट्स द सेम थिंग। तो ये सिग्नल पीरियोडिक है क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 10 है और इस सिग्नल के 10 हार्मोनिक्स, डिस्टिंक्ट हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम कहें कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास यही है, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी आएगी दैट वुड बी, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ, वो ये होगी। तीसरी ये, अच्छा नज़र, अब क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? तो ओके, और फाइनली मैं जब ये चीज़ लिखूँगी तो ये मेरे पास 10th हार्मोनिक होगा, ठीक है, विच वुड बी अ सिग्नल जिसमें अगर हम इसको टाइम डोमेन में सिग्नल को देखें तो सारे 1 के बराबर होंगे, सारे सैंपल्स, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 10 हार्मोनिक्स आ गए। अच्छा, अब इनका हार्मोनिक्स का थोड़ा-सा मसला ये है कि इसमें से जो पहला हार्मोनिक है वो किस फ्रीक्वेंसी पे है? येस, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 0.2 पाई। और आखिरी? 2 पाई, येस। अच्छा, अब ये मेरे पास अपेरेंटली फंडामेंटल रेंज में लाई कर रहे हैं क्योंकि मेरी पास फंडामेंटल रेंज 0 से 2 पाई होती है, लेकिन हमारी प्रेफरेबल फंडामेंटल रेंज क्या है? प्रिंसिपल रेंज या फंडामेंटल रेंज? -पाई टू पाई हमारी प्रेफरेबल प्रिंसिपल। अच्छा, मैं फंडामेंटल रेंज मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे प्रिंसिपल रेंज बोलना चाहिए। प्रिंसिपल रेंज ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो हार्मोनिक्स हैं मुझे वो इस रेंज में नज़र आएँ कि या इसको हम इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि हार्मोनिक्स की वो फ्रीक्वेंसीज़ मैं जानना चाह रही हूँ जो कि मुझे इस रेंज में फ़ॉल करें, तो वो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगी? अच्छा, एक तो सॉल्यूशन ये आया है कि हम इसको शिफ्ट करने के फ्रीक्वेंसीज़ को। किसी का अगर और सॉल्यूशन नहीं है तो मैं, जो मेरे ज़हन में एक चीज़ है कि मैं वो सजेस्ट करती, अच्छा शिफ्ट करेंगे कैसे? मतलब आप प्रॉब्ली आप कहना चाह रहे हो कि हम हर फ्रीक्वेंसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? और उसकी फिर हमारे पास उसकी फिर कोई रीज़न क्या होगी? मतलब लॉजिकल रीज़निंग क्या होगी हमारे पास उसकी? एक्चुअली तो जो हमारे अच्छा, सॉल्यूशन ये आया कि हम 0.25 से लेकर पाई तक ले लें और फिर हम उनके जो बिकॉज़ वो सिमेट्रिक होते हैं तो हम यानी कि जो 0 से लेके -पाई वाली रेंज है हमें उसमें भी कुछ नज़र आ जाएँगे। ये इवेंचुअली हमारा एंड रिज़ल्ट यही होगा
जो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, वैसे तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि हम मतलब माइनस एक यहाँ पर प्लॉट कर लें और फिर उसको हम रेप्लिकेट कर लें इस जगह पे। मेरे पास इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोगों ने के की वैल्यू को यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लिया है, ऐसा ही है ना? कि एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है एंड सो ऑन। हमने के की आखिरी वैल्यू 10 ली। तो व्हाट इफ़ कि हम के को -4 से लेकर 5 तक वेरी कर लें। ठीक है, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हार्मोनिक्स तो वही हमें 10 मिल रहे हैं ना, तो हमारे वो सारे के सारे -पाई से पाई के दरमियान आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जितना टाइम है उससे हम लोगों ने ए करनी है एग्जाम्पल, और उसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमें लास्ट वीक में, जी अच्छा, 1 मिनट में इसको लेके आऊँ पहले। ये आपको ये नज़र आ रहा है? ओके, अच्छा, अब अगर मैं के की पहली वैल्यू -4 लेती हूँ, यहाँ पे मैंने के की पहली वैल्यू 1 ली थी। अब इंस्टेड ऑफ 1 अगर मैं के की पहली वैल्यू -4 लेती हूँ, तो मेरे पास जो पहली फ्रीक्वेंसी आएगी दैट वुड बी -8 पाई/10। यस, अच्छा, पॉइंट यहाँ फिर हम उसको -0.8 पाई भी कह सकते हैं, वो कुछ यहाँ पे करके आएगी इस जगह पे। अगर मैं -4 की बात करूँ ना, तो वो यहाँ पे करके आएगी मेरे पास। और फिर -3, -2 से मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी, जो बिल्कुल लास्ट वैल्यू होगी के की 5, वो मुझे यहाँ पर आखिरी कंपोनेंट देगी। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, एक सोल्यूशन ये आया कि इंस्टेड ऑफ -4 टू 5 लें, हम -5 से लेकर 4 तक ले लेते हैं। बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट है ये, क्योंकि ये वही -पाई से पाई के दरमियान ही लाई करेगा। क्योंकि जो हम लोगों ने -पाई वाला या पाई वाला एक तो ड्रॉप करना ही है ना, वो तो मतलब वहाँ से तो फिर सॉर्ट ऑफ नया पीरियड शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो तो एक तो हमने ड्रॉप करना ही है, तो वो इट्स अप टू अस कि हम कौन सा ड्रॉप करते हैं। चेंज कर दूँ मैं इसको? हाँ, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, मैं स्लाइड लेकिन चेंज कर दूँ ताकि ज़रा बनाने में आसानी हो। अच्छा, मैंने एक सॉल्यूशन प्रपोज़ किया था कि हम के की वैल्यूज़ को इंस्टेड ऑफ 1 टू 10 लें, हम -4 से 5 तक लें, और उस सूरत हाल में हमें हम कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हमारे पास प्रिंसिपल रेंज में नहीं लाया करेंगे हार्मोनिक्स। हमने अच्छा, देखो, मेरे पास जो इसका जो इक्वेशन है ना, वो है 0.2 पाई एन, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं फंडामेंटल किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, अ, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने ये पूछा कि हम लोगों ने -4 से 5 क्यों चूज़ किया है। मैं ज़रा इस सवाल का जवाब देने से पहले ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जब मैंने के की वैल्यू को 1 से 10 चूज़ किया था, तो आपको पता चला था यहाँ पे क्या हो रहा है? या इस सवाल का एक और भी तरीके से मैं पूछ सकती हूँ कि इन हार्मोनिक्स को अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना हो, तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये 0.2 पाई पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी, अगली फ्रीक्वेंसी 0.4 पाई पे आएगी, एंड और आखिरी जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो मेरे पास 2 पाई पे आएगा। ये समझ आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें मसला ये था कि जो प्रिंसिपल रेंज जिसमें हमें ये सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो 0 से लेकर 2 पाई है। ठीक हो गया? हम अपनी प्रेफ़रेबल प्रिंसिपल रेंज में कंपोनेंट हार्मोनिक्स देखना चाहते हैं, व्हिच इज़ -पाई टू पाई। अब उसमें फ़ॉल करवाने के लिए हम लोगों ने
या कम से कम मैंने जो पहला के पे की जो पहली वैल्यू ली वो इंस्टेड ऑफ 1 मैंने -4 ली। तो जब मैंने इसको -4 लिया, मैंने सबस्क्रिप्ट में -4 लिखा यहाँ पे, तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू समथिंग लाइक दिस, और ये मेरे पास आ जाएगा -0.8 पाई। ये लेट सपोज इसको मैं पाई कह देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये इसको मैं माइनस पाई कह देती हूँ, यहाँ पे पाई आ जाता है। नज़र आ रहा है? ओके। तो मेरे पास जो पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ गया वो -0.8 पाई के ऊपर आया। अब अगली वैल्यू जो -4 से आगे मैं लूँगी वो -3 होगी, वो यहाँ पे -0.6 पे आ जाएगी, और मेरे पास जो लास्ट कंपोनेंट आएगा वो पाई के ऊपर आएगा, जब के की वैल्यू मैं 5 लूँगी। अच्छा, अब मैंने -4 से 5 क्यों लिया? अगेन इसका जवाब तो मेरे पास यही है कि मैं -पाई से पाई की अपनी प्रिंसिपल रेंज रखना चाह रही हूँ। इसका एक सॉल्यूशन ये भी आया था। हम ले सकते थे, लेकिन लेकिन उसमें मसला ये होता कि अगर हम -3 से स्टार्ट लेते, जो आप सजेस्ट कर रहे हो उसमें हम अगर -3 से स्टार्ट लेते तो हमारे पास आखिरी कंपोनेंट क्या आता? बताओ। नहीं, 4 नहीं, हमें 10 लेने हैं ना, ठीक है? अच्छा, अब देखो कि अगर मैं 6 के की वैल्यू 6 होगी तो मेरे पास ये जो वाली टर्म है फ्रीक्वेंसी, ये किसके बराबर होगी? नहीं, 1 मिनट ना, आप जिन्होंने सवाल पूछा है उनको जवाब देने दें। 12 पाई बाय 10, या फिर हम कह सकते हैं इसको 1.2 पाई, राइट? तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये प्रिंसिपल रेंज से बाहर फॉल हो गया, ये वाला कंपोनेंट। यस? अच्छा, अब किसी हाँ, मतलब ये जो पूरी रेंज है, ये अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं प्लॉट एरो बनाना, ये इससे बाहर निकल गया। अच्छा, तो ये नुकसान हुआ हमें -3 से 6 लेने का। ज़रूरी नहीं कि आपको देखते ही सवाल देखते ही समझ आ जाए कि आपने के क्या लेना है, प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। अच्छा, किसी और ने भी ये सवाल पूछा था कि -4 से 5 क्यों लिया हमने? किसी और के ज़हन में अगर डाउट था तो क्लियर हो गया? जी, जी बताइए। ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया था, मुझसे -4 से 5 वाला, मैंने स्टार्ट वो यहाँ यहाँ से कहीं से किया था, इस पॉइंट से, ठीक है? लेकिन मेरा मेरा जो है ना एंड वो पाई था, ठीक हो गया? अब मैं जैसे कि आपको बता थी ना कि अगर हमारे पास ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है ना सारे, तो माइनस पाई और पाई में से सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे आंसर आएगा। ये बात समझ आई है मैंने क्या कही है या क्यों कही है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो मतलब पीरियड -पाई से पाई तो है, लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो मेरे पास ये नहीं हो सकता कि -पाई पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो और पाई पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, क्योंकि अभी मेरे पास जो पीरियड आ रहा है ना वो -0.8 पाई से लेकर पाई तक आ रहा है, तो जो इससे पिछला प्रीसीडिंग पीरियड होगा अ, वो -1.8 पाई, एक मिनट, -2.8 पाई से लेकर -पाई तक होगा। तो -पाई इसका हिस्सा नहीं हो सकता। आई होप कि ये कन्फ्यूजिंग नहीं है। इससे अगला क्या होगा? मतलब अगर हम इसको 0th कहते हैं, इसको -1 कहते हैं, तो 1 जो है वो कहाँ पे होगा? 1.2 पाई से लेकर 3 3.2 पाई। तो अगर आप नोट करो तो कि -पाई या पाई में से सिर्फ एक जगह पे फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी। तो जैसे मैंने -4 से 5 कहा था, किसी ने -5 से 4 कहा था, तो ये इसीलिए बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें भी हम स्टिल फंडामेंटल सॉरी हम प्रिंसिपल रेंज में ही लाई कर रहे हैं। तो
तो एक एंड हम पकड़ लें, -5 पकड़ लें या पाई पकड़ लें। -5 पकड़ेंगे तो हम आगे की फ्रीक्वेंसीज़ निकालते जाएँ, अगर हम पाई पकड़ रहे हैं तो हम पीछे की फ्रीक्वेंसीज़ निकालते जाएँ। ओके? हाँ जी, खामोशी छा गई है आपकी तरफ। कोई चीज़ अनक्लियर है? ओके, चलिए। ठीक हो गया। अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल करवानी थी आपको और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। जी। देखो मतलब वैसे तो इसका जवाब है कि ठीक है आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको फ़ायदे बता देती हूँ नोट्स में डालने के। एक तो जब इस तरह की चीज़ों को आप लिखोगे अपने पास तो मुझे कम से कम ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा कि आपने खुद से लिखी हैं, क्योंकि समझ के लिखने का तरीका हर एक का मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना? एक चीज़ आप किताब से छापा लगा रहे हो वो सारों का एक जैसा होगा, लेकिन समझ के लिख रहे हो वो हर एक का डिफरेंट होगा। तो पहला तो फ़ायदा इसका ये है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस होगा आपकी आपने खुद लिखा है। दूसरा फ़ायदा ये कि अगर आप कभी इसको रिविज़िट करोगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी। तो अ, जी, जी। तो मैंने ये बात तो आपसे कही थी कि मैं वो क्या मीटरों से या फुटों से नाप के तो आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी ना। अ, ठीक है? वो तो आपने जो समझना है ये तो बात हमारी हुई थी किसी लेक्चर में कि किसी ने मतलब कितना लिखा तो इसमें ये वो चक्कर थोड़ी है कि किसने कितना लिखा तो यस। हुँ, कह सकते हैं। तो बगैर छापों के। अच्छा जी। आई होप एंड प्रे कि आप जैसी सोच सारों की हो। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने जो यूट्यूब व्यूवर्स होंगे, दुआ ये की गई थी कि जब काम करना है तो इंसान नहीं, स्टेटमेंट ये दी गई थी कि जब काम करना है इंसान तो ज़िम्मेदारी से करे। तो मैंने उसमें दुआ ये दी थी कि आप जैसी सोच सारों की हो, ठीक है? अच्छा जी, अब हम करें सैंपलिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स और सैंपलिंग की टर्म देख के हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम टाइम डोमेन में डिस्क्रीटाइज़ेशन कर रहे हैं या टाइम डोमेन में हम फिनिट कंपोनेंट्स की तरफ जा रहे हैं, लिमिट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सैंपलिंग की डेफिनेशन में आती हैं और ये टाइम डोमेन के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, इसके लिए भी ना हम स्टार्ट लेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से और फिर हम अ, इसका इसका जो है ना इसको अप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में। अच्छा, हम लोगों ने ये कहा था शुरू में कि अगर हमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसको अ, उसकी एनालॉग फ्रीक्वेंसी कैपिटल ओमेगा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर हम बात करें लीनियर फ्रीक्वेंसी की तो वो कुछ रिप्रेजेंट होगी इस तरह से एफ सबस्क्रिप्ट में ए। अच्छा, अब हम जब सैम्पलिंग करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है टी और उसको हम सैम्पल करना चाह रहे हैं आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स और आफ्टर एवरी टी सेकेंड्स करना है तो हम यहाँ पर एन स्मॉल एन भी रिप्रेजेंट करेंगे। एन मस्ट ऑलवेज बी इंटेग्रल, ठीक है? और टी हमारा सैम्पलिंग टाइम इसको हम कह सकते हैं। जी, ये नज़र आ रहा है मैंने कैपिटल टी इज़ इक्वल टू सैम्पलिंग टाइम लिखा है। अच्छा, और इस इक्वेशन की समझ आई है कि मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रही हूँ? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक्स एक्सिस में टी है अगर, तो मैं उसको एक टाइम ड्यूरेशन में डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने उसके बाद एक सैंपल उठाना है, तो इस ये टी है, उसके बाद अगला सैंपल मैंने उठाना है 2t पे, उससे अगला 3t पे, 4t पे एंड सो ऑन। तो ये मैंने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया और उसके साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हुआ है उसको मैं स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा,
बाय द वे अगर हमने टी की जगह फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो हम इसको हम एन अपॉन एफ एस लिखते हैं और एफ एस को फिर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो टी को यूजुअली सबस्क्रिप्ट के बगैर लिखा जाता है, कैपिटल टी को सैम्पलिंग टाइम के तौर पे लिखा जाता है और इसका जो रेसिप्रोकल होगा यानी कि 1/fs या एफ एस कह लो इसको, वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, हमने प्लग इन करनी है इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो हमारे पास ये आएगा अच्छा, ये कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ये 3 इक्वल्स मतलब इक्वालिटी जब लिखी जाती है तो ये 3 लाइन्स डलती हैं इंस्टेड ऑफ 2 हम 2 ही इस्तेमाल करते हैं, 2 लाइन्स, ठीक है? कुछ आइडिया है ये 3 क्यों करते हैं? जहाँ पे क्या हो? इंट्यूटिवली या मैथमेटिकली इक्वल है, लेकिन जो बिल्कुल इक्वालिटी है ना, जिसको हम इस सिंबल से प्रेज़ेंट करते हैं, वो नहीं होता। इसका मतलब बेसिकली होगा कि जहाँ-जहाँ पर टी और एन ऑफ टी के इक्वेट मतलब बराबर होंगे, वहाँ पर ये इक्वालिटी एग्ज़िस्ट करेगी। यानी कि इन प्रिंसिपल ये दे आर इक्वल लेकिन नॉट एग्ज़ैक्टली, ठीक है? यहाँ पे जहाँ पे लगभग इक्वालिटी आ रही हो। अच्छा, हम यहाँ पे किसी को साइन सिग्नल था हमारे पास, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ ए और एन टी भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम कॉस 2 पाई एफ ए और 1 n/fs, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास अपेरेंटली या मैथमेटिकली एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गई। टी को अगर हम ड्रॉप कर दें यहाँ पे, क्योंकि टी कैपिटल टी तो कांस्टेंट है, उसको अगर हम ड्रॉप कर दें तो हम इसको एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है? मतलब इसको हम एक्स ऑफ एन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि अगर एक्स ऑफ एन एक पीरियोडिक नज़र आ रहा है, मैंने एक्स ऑफ एन लिखा है, ओके। अगर अब हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत टाइम लगाया कि अगर एक हमारे पास डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो तो उसकी इक्वेशन या उसका ओमेगा किस तरह से लिखा जाता है, उसको हम यहाँ पे दोबारा देख भी लेते हैं। उसको हम लिखते हैं ओमेगा एन, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोगों ने करना यूँ है कि हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने करना यूँ कि दोनों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना उनको इक्वेट करना है। तो मेरे पास आ गया जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो मैं कुछ लिख सकती हूँ इस तरह से। अच्छा, ओमेगा एन नहीं, सॉरी, ब्रैकेट्स मुझे नहीं डालनी चाहिए इधर। ओमेगा इंटू एन इज इक्वल टू 2 पाई एफ ए और n अपॉन एफ एस, ठीक है। अच्छा, अब जो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो ये कि इसको मैं वापस इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अच्छा, जो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो ये कि जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा ए कहा था और उसको अगर हम कैपिटल टी सैम्पलिंग टाइम के साथ सैंपल करें तो जो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बनती है, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। एक तो बात इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ से टेक होम मैसेज होना चाहिए वो ये कि जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम कैपिटल टी सेकेंड्स के साथ सैंपल किया और उसके बाद हमें एक रिजल्टेंट हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला, तो उस ओरिजिनल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और उस रिजल्टेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक तो हमारे पास उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, ओके।
हर टी सेकंड्स के बाद सैम टाइम डोमेन में तो यही मतलब है इसका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ अभी हम आते हैं। अभी मैं टाइम डोमेन में सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें फिर क्या क्या नज़र आएगा कि क्योंकि आपको पता है ना कि मतलब ओमेगा को फिर फर्दर हम 2πn/k के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ से वापस एन भी इसका आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ उसको टाइम डोमेन में देखा है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल ओमेगा एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ था और उसको हम कैपिटल टी टाइम सैम्पलिंग टाइम के साथ सैम्पल करें तो ओमेगा यहाँ पास क्या आएगा। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको हम आगे भी लेके चलते हैं। अगर आपको जो जो सवाल आपके जहन में था अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको होल्ड करो, हो सकता है कि अगली इक्वेशन से थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब बात ये कि जो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा स्मॉल ओमेगा या लोअर केस ओमेगा, इसकी तो हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसकी क्या रेंज हमारे पास अवेलेबल होती है, किस रेंज में लाई करता है? या -π से लेकर पाई। अच्छा, अब आप नोट करना कि मैंने इसको इक्वालिटी हम एक ही तरफ लगाते हैं। अच्छा, कि अब अगर हम ओमेगा की वैल्यू को -π लें तो हमारे पास एनालॉग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये आप कहाँ से निकाल सकते हो? -π/fs नहीं, इसको आप निकाल सकते हो इसी इक्वेशन से। मतलब मैंने यहाँ पे एन को कैंसिल कर दिया ना, अब मतलब ओमेगा की जगह आप इसको इसको लिखो ना 2π/n और फिर आप मुझे बताओ कि एनालॉग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी अगर ओमेगा की वैल्यू -π हो। सवाल समझ आया? अच्छा, हम लोग ने किया यूँ है, यस, लेकिन मैं जिन लोगों को नहीं समझा मेरा सवाल रिपीट कर दूँ। ये हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है? एन को कैंसिल आउट करने के बाद हम मतलब यही हमारे पास यही इक्वेशन बची थी हमारे पास, ऊपर ऊपर वाली नीचे वाली एक ही जैसी है। ओमेगा को आप लोगों ने लिखना है 2π/n, ठीक है? और 2π/n लिखना है कि नहीं लिखना? ओमेगा को हाँ बेशक आप हाँ हाँ, ओके ओके, ना भी लिखो तो भी ठीक है, वो मेरा हाल है एक तीसरी तरह की यहाँ पास इक्वेशन आएगी। आपने मुझे बताना ये है कि इस इक्वेशन से देखकर कि अगर मेरे पास ओमेगा की मिनिमम वैल्यू जो -π हो सकती है तो उसकी में एनालॉग फ्रीक्वेंसी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इस इक्वेशन से देखकर। एफएस भी तो है ना, एफएस भी तो है ना, -fs/2, और एफएस आपको पता है कि क्या चीज़ है, ठीक है? जिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को हमने चूज़ किया है वो। और अगर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू पाई हो तो एफ ए क्या होगा, fs/2। अच्छा, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि अच्छा ये जो है ना चीज़, ये मैं आपको प्रॉब्ली आज हम इसका जिक्र ना कर सकें, कल थोड़ी सी और डिटेल में इंशाल्लाह स्लाइड्स पे दिखाऊंगी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो। जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ ये कि लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्किट या एक सिस्टम मौजूद है, एक सैम्पलर मौजूद है, ठीक है? और उसका एफएस फिक्स्ड है। तो अब मुझे ये पता है कि इसके जो आउटपुट पे मेरे पास जो सिग्नल निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास इस रेंज में ही हो सकती है, -π से लेकर पाई के रेंज में, ठीक है? कोई कोई इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। तो इस बात का मतलब ये है कि जो मेरे पास इनपुट पे एनालॉग सिग्नल आना चाहिए उसकी हाँ जी, आना चाहिए, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस रेंज में होनी चाहिए। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी सैम्पलिंग ठीक नहीं हो रही। ओके, ये बात समझ आई?
यहाँ पर मेरे पास एक एनालॉग सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, यहाँ में मेरे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में हमें बहुत फॉर श्योर पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा किस रेंज में होगी, -π से π के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सैम्पलर फिक्स्ड सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ है, जिसको हम एफ कह सकते हैं या 1/t कह सकते हैं, तो जो मेरा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है वो इसी रेंज में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मेरे पास एक प्रॉपर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल नहीं बनेगा। उसी उसी को हमें मुख्तलिफ तरीके से बता रहे हैं जी। हाँ, सवाल ये था कि नाइक्विस्ट थ्योरम के इर्द-गिर्द ये चीज़ घूमती नज़र आ रही है, तो यस ऐसा ही है। एनालॉग फ्रीक्वेंसी हाँ, होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कि टर्म्स में बता रहे हैं, हाँ। इसके ऊपर चूँकि थोड़ा-सा और इंशाल्लाह कल भी देखेंगे तो ये लेकिन वो नाइक्विस्ट थ्योरम को ही समझने का एक मुख्तलिफ एंगल है। हाँ जी, कुछ सवाल है किसी का? ओके, अब हमारे पास एक्चुअली जो ये तो अभी सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट समझा, एग्जांपल हमने कंप्लीट नहीं की, लेकिन कल करेंगे हम एग्जांपल और होपफुली उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और फिर उसमें जो है ना मैं थोड़ा-सा डिपेंडेंट हूँ कि आपके इनपुट पे। मुझे एक ही मैसेज अभी तक आया है और उसमें कुछ इस तरह की बात थी कि 4 ईयर सीरीज़ में कन्वोल्यूशन में प्रॉब्लम है। इसका जवाब ही मैं कल ही दूँगी। कन्वोल्यूशन तो हमने फिर भी टच करना है, 4 ईयर सीरीज़ को तो हम लोगों ने सिर्फ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के हवाले से टच करना है, कंटीन्यूअस के हवाले से नहीं। तो उसमें कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स की अगर 4 ईयर सीरीज़ आपको निकालनी नहीं आती तो वो आई एम सॉरी कि इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के ऊपर फोरियर सीरीज़ अप्लाई करना और रिजल्ट निकालना, उसको तो हम इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक हो गया? जी। जी, मैं आप का पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही है जो उसका एसएमएस सिस्टम्स के जो 2 पोर्शंस होते हैं कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट, उनकी आगे से जो फर्दर सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल यही हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डीएसपी। तो हम लोगों ने जो जब चैप्टर्स वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं जो आपने इस तरह से पढ़ी थी। अब जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ कि ये कि हम लोगों ने उनको रिपीट तो करना ही है, लेकिन पेस क्या रखनी है, किस चीज़ के ऊपर टाइम कितना लगाना है, वो आप लोगों ने थोड़ा-सा मुझे गाइड करना है। ताकि ऐसा ना हो कि जो चीज़ आप लोग को आती हो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर दूँ, ना आती हो जो चीज़ उसके ऊपर हम टाइम ही ना लगा सकें। तो वो मैं आपसे पूछ के करती जाऊँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं मतलब इसी तरह की इनपुट मुझे आपसे रिक्वायर्ड होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ, अब अगेन ये रिकॉर्ड में तो होएगा होगा नहीं, तो पेस मैं अपनी चूज़ करूँगी और आगे से मुझे आप लोग ज़रा स्लो या फ़ास्ट कर दिया करना। ठीक है? चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अ बाकी मैं एक दफ़ा फिर से बता दूँ कि जो टीम्स की रिकॉर्डिंग है ना, वो कोशिश क्या करो कि आप लोग कर लिया करो। मैं इस वाले सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग के ऊपर मेरा ज़रा ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है? जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।